हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर। और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जनवरी 2022 के हम लोग तमाम क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए पार्ट टू पार्ट हर महीने जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो है वो हर डायमेंशंस के अंदर क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए पूरे सेशन का एक एमसीक्यू क्विज फॉर्मेट के अंदर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को जरूर से उसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है उनके सबके आंसर जो हैं वो याद हो जाएं। हम लोगों को सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई जो है वो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमेशा अपनी रेट जो है उनको चेंज करता रहता है ताकि इन्फ्लेशन जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। तो आप लोगों को कुछ रेट जो है वो याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। जैसे बैंक रेट जो है वो अभी 4.25% है। इसके साथ में सीआरआर जो है वो कितनी है, 4% है। एसएलआर जो है वो 18% है। रेपो रेट जो है वो 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। ये दोनों टर्म जो है वो आप लोगों को बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके साथ में ही एमएसएफ, जिनके द्वारा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं उनको एक स्मॉल टर्म के लिए लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, वो कितना है, 4.25% है। लेकिन मैं ये सोचकर चल रहा हूं कि आप लोगों को इन टर्म्स का बेसिक जो है उसका नॉलेज होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे फर्दर स्टेप जो है वो लेने जा रहा हूं। मतलब क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, इनकी डेफिनेशंस की बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। केवल आप लोगों को ये रेट्स याद रखनी है, क्योंकि यहां पर केवल आपको डिफरेंस जो है वो याद रखना है। जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके साथ में ही रेपो रेट और सीआरआर के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे बैंक रेट और एमएसएफ जो है ये हमेशा दोनों इक्वल होती हैं। तो ये जितनी भी रेट्स हैं ये आप लोग को अच्छे से याद कर लेनी है। हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो रिसेंटली कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो रिसेंटली बलदेव प्रकाश जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। आप लोग देखते होंगे कि आरबीआई जो है वो एक्ट 34 के तहत सभी बैंक जो हैं इनको रेगुलेट करता है, लेकिन एक स्टेट लेवल के ऊपर भी बैंक जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम हमारी इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करें, और उसी का एक पार्ट है कि हर स्टेट के अंदर बैंक जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं। और उसी के तहत जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है उनके सीईओ अपॉइंट किए गए हैं बलदेव प्रकाश। तो बलदेव प्रकाश हैज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ जम्मू कश्मीर बैंक ऑफ 3 इयर्स। 3 साल का टेन्योर जो है वो इनका रहने वाला है। केवल जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं, हर स्टेट के अंदर आप लोग स्टेट के नाम से बैंक जो है वो देखते होंगे। जैसे हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ग्रामीण बैंक होता है, राजस्थान बैंक के नाम से बैंक जो है वो संचालित होते हैं। ऐसे हर स्टेट के अंदर बैंक जो है वो स्टेट के नाम से क्या होते हैं, संचालित होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर श्रीनगर के अंदर है। इसको फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 1938 को। ये जो ईयर है ये आप लोग जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसी के आसपास जो है वो आरबीआई की भी स्थापना की गई है 1935 के अंदर। और आपको पता होगा कि आरबीआई की जब स्थापना की गई तो 1937 में सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। आगे हम लोग और भी बात करेंगे आरबीआई के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी कंटिन्यूअस टू बी रिकॉग्नाइज एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, यानी कि यहाँ पे जो है वो आप लोग एक टर्म समझिए, SII है ना, यानी कि पूरी टर्म जो है वो है DSII। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं DSII। ठीक है, ये टर्म जो है वो कई बार आप लोगों को इकोनॉमी के सेक्शन में देखने को मिलेगी। तो रिसेंटली जो है वो तीनों जो एजेंसीज हैं, हम लोग LIC की बात करें, जनरल इंश्योरेंस की बात करें, न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें, तीनों को जो है वो इस कैटेगरी के अंदर चुना है। और चुनने वाली संस्था कौन सी है, इलेक्ट करने वाली, वो है IRDA। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो ऐसे संस्थाओं का चुनाव करती है जो कि अगर मान लीजिए कि कोलैप्स हो जाएं, यदि वो खत्म हो जाएं, तो उनका एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। तो IRDA क्या करती है कि ऐसे
इंस्टीट्यूशन जो हैं एजेंसीज उनका अलग से इलेक्ट करती है कि यदि वो खत्म हो जाएं तो उनका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पर ये टर्म जो है DSII, इसको आप लोग जरूर याद रखना, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योर्स। ठीक है, ये टर्म जो है आप लोग याद रखना। तो ये सारी बीमा कंपनी जो हैं ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि बेसिकली जो भी हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको काफी ज्यादा इंपैक्ट करती हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज। यदि फ्यूचर में कोई भी क्राइसिस होता है और ये फेल कर जाती हैं तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। तो IRDAI जो है वो क्या करता है, इसको इस कैटेगरी के लिए चुनता है कि कल को यदि मान लीजिए कोलैप्स कर जाती हैं, कोई भी क्राइसिस होता है, तो फिर इनके लिए क्या इंतजामात हैं। IRDAI जो है इसको फाउंड किया गया था 1999 के अंदर। हेडक्वार्टर्स हैं इसके हैदराबाद में और इसके चेयरपर्सन जो हैं वो कौन है, सुभाष चंद्र कुंठिया जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं। जरूर आप लोग को ध्यान रखनी है ये बातें। चलिए, किस बीमा कंपनी ने अपने डिजिटल पदचिन्ह मतलब डिजिटल फुटप्रिंट जो है इसको रिसेंटली लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजी जोन। तो यहां पर आप लोग को याद रखना है कि विच इंश्योरेंस कंपनी हैज इनॉग्रेटेड डिजी जोन एट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई महाराष्ट्र इन एन एफर्ट टू इंक्रीज इट्स डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे आप लोगों ने एनवायरमेंट के अंदर कार्बन फुटप्रिंट सुना होगा, वैसे ही डिजिटल फुटप्रिंट भी होता है। तो रिसेंटली यहां पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है LIC, इसके द्वारा डिजी जोन जो है वो शुरू किया गया है। अपने ट्रांजैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए और डिजिटल माध्यम से करने के लिए डिजी जोन जो है इसको लॉन्च किया गया है। आप लोग देखते होंगे कि LIC के अंदर कई प्रीमियम जो है वो जमा कराने पड़ते हैं, कई इंस्टॉलमेंट जो है वो डिपॉजिट करानी पड़ती है। तो वो पूरा सिस्टम जो है उसको डिजिटली कंट्रोल करने के लिए डिजी जॉन जो है इसका रिसेंटली क्या किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि डिजी जॉन जो है इसको क्या किया गया है, रिसेंटली इसको इनोग्रेट किया गया है। किसी को यदि पॉलिसी खरीदनी है, कोई प्रीमियम यदि जमा कराना है, कोई भी प्रॉफिट लेना है, तो उसके लिए डिजिटली उसकी हेल्प किया सके, इसलिए डिजी जॉन जो है इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। LIC की यदि हम लोग बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स के अंदर। इसके जो चेयरपर्सन है वो MR कुमार हैं। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई के अंदर हैं। फाउंड किया गया था इसको 1 सितंबर 1956 को। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये जरूर बताइए कि सिडबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एक एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। सिडबी के हेडक्वार्टर जो है वो मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड विच हैज रिसेंटली अचीव्ड ए मार्केट कैप ऑफ $3 ट्रिलियन। इंडियन इकोनॉमी की यदि हम लोग बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी अभी $3 ट्रिलियन पर पहुंची नहीं है। हमारा ये टारगेट है कि 2026 तक इंडियन इकोनॉमी जो है वो $5 ट्रिलियन तक पहुंचे। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर जो हैं वो रातों रात जो है वो दुगने से तिगुने हो जाते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एप्पल कंपनी की। एप्पल कंपनी जो है वो $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी जो है वो बन चुकी है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो है इससे भी ज्यादा जो है इसका क्या है, मार्केट कैप है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की पहली कंपनी जो है वो ऐसा करने वाली बन गई है। CEO कौन है? टिम कुक जो है वो इसके CEO हैं। इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1976 को और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। फाउंड किया गया था इसको, इनके फाउंडर्स कौन है? स्टीव जॉब्स। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। किसके लिए? एप्पल के लिए। मतलब आधा कटा हुआ एप्पल जो है वो बड़ा अभी कमाल दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच पेमेंट बैंक हैज बीन अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्टार्ट इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, है ना। तो यहां पर जो है क्रॉस बॉर्डर को आप लोग ध्यान रखिए, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बिजनेस अंडर द मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। आप लोग को पता है कि FDI जो आता है वो हमारे पास में अदर कंट्रीज के थ्रू आता है। ठीक वैसे ही यदि कोई मनी ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो सीमा पार से यानी कि क्रॉस बॉर्डर से यदि ट्रांसफर किया जा रहा है तो सबसे ज्यादा ऐसा करने वाला जो बैंक है वो फिनो पेमेंट बैंक जो है वो बन चुका है। क्रॉस बॉर्डर सबसे ज्यादा पेमेंट जो सर्विसेज ऑपरेट करता है वो फिनो पेमेंट बैंक जो है वो ऑपरेट करता है। तो ये जो फिनो पेमेंट बैंक जो है वो ग्राहक विदेशों से भेजे गए जो पैसे हैं वो सीधे जो है वो प्राप्त हो जाते हैं।
तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इसके साथ में जो इंडियंस जो कि बाहर रह रहे हैं, वो यदि भारत के अंदर पैसा भेजेंगे तो सबसे ज्यादा फिनो पेमेंट बैंक जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फिनो पेमेंट बैंक की यदि हम लोग बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान है। एस्टैब्लिश किया गया था 13 जुलाई 2006 को। एमडी और सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता है। हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई के अंदर। और आप लोग को पता है कि जब भी बैंक के अंदर एग्जाम होते हैं तो वहां पर हेडक्वार्टर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज बीन रिसेंटली क्लासिफाइड एज ए शेड्यूल्ड बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक अनुसूचित बैंक जो है इसके रूप में क्लासिफाई किया है किसको? यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा एयरटेल पेमेंट बैंक। अच्छा, यहां पर आप लोग एक टर्म जो है वो देख पा रहे हैं, शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक का मीन्स क्या है? यदि मान लीजिए कोई बैंक ऐसा है जिसको आरबीआई ने अपनी रेगुलेटरी के अंदर, रेगुलेटरी जो बोर्ड है इसके कंट्रोल में ले लिया है, और जो भी नियम अब तय किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा, उनके द्वारा वो क्या होगा, अब वो संचालित होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि शेड्यूल्ड बैंक है वो। तो आरबीआई के लिए जो एक्ट काम करता है वो है 1934 का एक्ट, और इसी एक्ट के द्वारा जब वो बैंक संचालित होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो शेड्यूल्ड बैंक है। और रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसको शेड्यूल्ड बैंक जो है इसका दर्जा दिया गया है, क्योंकि आप लोग को पता है कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसके ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, काफी अच्छी खासी साख जो है वो इसने हासिल कर ली है। तो यहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो आंसर जरूर याद रखना। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसके लिए क्विज जो है वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को जरूर से उसे अटेम्प्ट करना है। तो रिजर्व बैंक का एक अधिनियम है 1934 का। तो यहां पर इस ईयर के अंदर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक 1935 का ईयर भी तो आता है, लेकिन वो किसका है? वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, जो कि 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 का आप लोग को याद रखना है। सर ऑस्बॉर्न स्मिथ जो थे वो इसके पहले क्या थे? गवर्नर बने थे, और यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश के ऊपर, रिकमेंडेशन के ऊपर ही आरबीआई जो है इसकी स्थापना की गई थी। एयरटेल पेमेंट बैंक की यदि हम लोग बात करें, एमडी और सीईओ जो हैं वो कौन है? नुब्राता विश्वास हैं। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली के अंदर। फाउंड किया गया था जनवरी 2017 के अंदर। यदि कोई प्रोनाउंसिएशन के अंदर कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आप लोग संभाल लेंगे, है ना? स्टडी ग्लोव्स के बहुत ही बेहतरीन शानदार स्टूडेंट्स आप लोग हैं। ठीक है, चलिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अजय कुमार चौधरी के साथ साथ में 3 जनवरी से नए जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं आरबीआई के अंदर। तो अजय कुमार चौधरी के साथ में दूसरे व्यक्ति वो कौन है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दीपक कुमार जो है और अजय कुमार चौधरी, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है आरबीआई के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आरबीआई के अंदर एक तो होते हैं गवर्नर, 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर्स। ठीक है, और उनके साथ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ये भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी जो है इनको अपॉइंट किया गया है। 2 अपॉइंटमेंट्स आप लोगों को याद रखनी है। दीपक कुमार जो थे वो इससे पहले किस डिपार्टमेंट में थे? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर थे। ठीक है, और इससे पहले अजय कुमार चौधरी जो थे वो सुपरविजन डिपार्टमेंट के अंदर थे इन आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी buckets are used by RBI to classify bank as domestic systematically important banks? तो यहां पर ये जो टर्म आप लोग को अभी तक तो समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार क्लेरिफाई कर देता हूं। इससे पहले भी हम लोगों ने इंश्योरेंस से रिलेटेड एक टर्म जो थी वो कवर की थी। अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं बैंक से रिलेटेड, मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, तो DSIB। अब देखिए, यदि मान लीजिए कोई बैंक ऐसे हैं, यदि वो डूब जाते हैं किसी भी क्राइसिस के कारण, यदि वो फेलियर कर जाते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी क्रैश कर जाए। तो इस बकेट के अंदर टोटल 5 बैंक्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। हम लोग जान लेते हैं कि इस बकेट में जो 5 इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक जो हैं ये क्या करते हैं कि जितनी भी डोमेस्टिक हमारा मैनेजमेंट है इकोनॉमी को लेकर उसको पूरा कंट्रोल करते हैं, और यदि फ्यूचर में किसी भी कारण जो है वो क्राइसिस होता है, ये बैंक फेल होते हैं, तो इसका
पूरा प्रभाव जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए क्या करता है कि आरबीआई जो है वो एक बकेट जो है वो रखता है, बकेट इन द सेंस कि कैटेगरी जो है वो डेवलप करके रखता है जिनमें इन बैंक्स को शामिल किया जाता है। तो टोटल जो है वो 5 बकेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको बकेट 3 के अंदर जो है वो शामिल किया गया है, जबकि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जो है इसको बकेट 1 के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था IRDAI, ये जो है जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं इनको क्या करता है, इनको लिस्टेड करता है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही बैंक्स के लिए आरबीआई जो है ये क्या करता है, लिस्ट करता है उन बैंक को जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना ही अपने आप के अंदर एक टास्क है। क्या टास्क है वो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रिसेंटली एक फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड के अंदर जो पेमेंट्स ट्रांसफर किए जाते हैं उसकी अपर लिमिट कितनी है? 200 रुपीज है। लेकिन 200 रुपीज को आप मैक्सिमम जो है वो कितने टाइम तक ट्रांसफर कर सकते हैं? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि 200 रुपीज यदि है तो इसको आप लोग मैक्सिमम जो है वो 10 टाइम्स ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब 10 टाइम ट्रांसफर करेंगे तो ये अपनी अपर लिमिट जो है ये 2000 रुपीज को टच कर लेगा। तो मैक्सिमम 2000 रुपीज जो है ये अधिकतम सीमा है जब आरबीआई जो है वो ऑफलाइन मोड के अंदर अधिकतम पेमेंट जो है इसको अलाउ करती है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा बारीकी से समझ में आ चुका होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या डिजिटल पेमेंट ऑफलाइन मोड के अंदर भी पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ऑफलाइन मोड के अंदर इंटरनेट की जरूरत तो नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उसके बाद में वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन जो हैं उनको क्या कर लेते हैं, वो अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रूरल है और इसके साथ में जो स्मॉल टाउन्स हैं वहां पर वॉलेट के अंदर पैसा ऐड करना है, कोई भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, कोई भी कार्ड है, इसके अंदर जो है पैसा और ऐड करना है। तो ऑफलाइन जो मोड है इससे क्या किया जा सकता है, पैसे ऐड किए जा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट वैसे तो 200 रुपए है, लेकिन 200 रुपए को आप मैक्सिमम 10 टाइम जो है वो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये 2000 रुपए की सीमा जो है वो अधिकतम निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट देखिए, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड हैज लॉन्च एन इंटीग्रेटेड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि यूपीएमएस जो है इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है टू ईज रिकरिंग बिल पेमेंट्स जो हैं इनके लिए। ये रिकरिंग बिल पेमेंट्स क्या होता है? मंथली जो है वो आपके पास में बिजली का बिल आता है, आपके पास में फोन का जो है वो बिल आता है। तो ये क्या 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 है कि ये मंथली आपके पास में आते हैं। तो इनके पेमेंट करने के लिए भारत पे लिमिटेड जो है वो काम करता है। लेकिन रिसेंटली इसके सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो नूपुर चतुर्वेदी जो हैं ये अपॉइंट की गई हैं एज ए सीईओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आजकल आप लोग देखते होंगे कि काफी सारी फैसिलिटीज जो है वो आ गई हैं, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है। इनमें क्या सिस्टम आया है कि आप जब भी पेमेंट करते हैं, आपने मान लीजिए कि इस मंथ का पेमेंट जो है वो कर दिया है, अब आप लोग जब भी नेक्स्ट मंथ पेमेंट करेंगे तो आपसे पूछेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से अटैच हो जाता है और आपसे बिना पूछे जो है वो लास्ट डेट निकलने से पहले ही पेमेंट कर देते हैं। तो ये सही है कि गलत है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से समझ लिया है, आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आ भी रहा होगा। तो जितने भी मंथली बिल जो हैं इनको ऑटोमेटिक जो है वो जमा करने के लिए यहां पर ये बिल पे सिस्टम जो है वो काम करता है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड द क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर, है ना। तो ब्रांड एंडोर्सर जो है वो किसको साइन किया है? तो रिसेंटली आपको पता होगा शेफाली वर्मा जो है इनको रिसेंटली ब्रांड एंडोर्सर जो है वो साइन किया गया है। यहां पर कुछ एक नाम आप लोग और देख रहे हैं, जैसे स्मृति मंधाना है। मैं आप लोगों को अदर जो है एक फैक्ट बता देता हूं। स्मृति मंधाना पूरे क्रिकेट जगत के अंदर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको एक मात्र जो मैगजीन आती है क्रिक जोन, क्रिकेट के क्षेत्र की एकमात्र मैगजीन है क्रिक जोन,
उसके कवर पेज पर स्मृति मंधाना की फोटो है ना, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। लेडी तेंदुलकर किसको कहा जाता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसके द्वारा रिसेंटली ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है शेफाली वर्मा को। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली कुछ रोबोट जो थे वो भी लॉन्च किए थे, ताकि बैंक में जब आप लोग जाएं तो आप लोगों की वो हेल्प कर सकें। इसके साथ में ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक वॉच जो है उसको भी रिसेंटली लॉन्च किया था। यानी कि वॉच जो है जैसे ही आप उसको बार कोड के सामने लेकर जाएंगे तो वो क्या करेगी कि सीधी सीधी जो है यानी कि बिना किसी पिन के वो आपके ट्रांजेक्शन को क्या कर देगी, इनिशिएटिव कर देगी, है ना। तो बिना पिन के ही ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये इनिशिएटिव जो है वो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की हम लोग बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वडोदरा के अंदर। फाउंड किया गया था 20 जुलाई 1908 को। चेयरमैन हैं हंसमुख अधिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा जो हैं इसके अभी एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर हैज बीन कैंसल्ड। यहां पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली ये जो ऑपरेटर्स हैं इनके लाइसेंस जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। क्यों रद्द किए गए हैं? बेसिकली यहां पर मुथूट और इको फाइनेंस जो सर्विसेज हैं इसके प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो है इनको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शंस हो रहे थे इन दोनों ऑपरेटर्स के थ्रू, एक तो वो सेफ मोड के अंदर नहीं थे, दूसरी बात कि इनके द्वारा जो अधिनियम है, एक्ट जो है 2007 के अंदर बनाया गया था उसकी पालना नहीं की जा रही थी। इसके चलते इनके जो सर्टिफिकेट हैं उनको क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अब ये दोनों जो हैं वो अपना डिजिटल पेमेंट जो है जिसको हम लोग कहते हैं कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम जो है, इसको क्या नहीं कर पाएंगे, आगे तक रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर दोनों जो है वो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च ए कैंपेन नेम्ड, क्या नाम है उसका? ये है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, है ना। बहाने छोड़ दो और टैक्स बचाओ, एक इनिशिएटिव जो है, कैंपेन ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो यहां पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। भाई टैक्स बचाने के बहाने जो हैं वो लोग खूब बनाते हैं, है ना। और टैक्स बचाने के कई सारे तरीके जो हैं वो लोग खोजते भी हैं, लेकिन एसबीआई के द्वारा जो है वो एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसमें लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि वो जो है वो टैक्स चुकाएं। देखिए, इंडिया और यूएसए की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया के अंदर केवल 3.75% जो है वो अपने टैक्स का भुगतान सही तरीके से करते हैं। वहीं पे यदि हम लोग यूएसए की बात करें तो 47% के आसपास लोग जो हैं वो अपने टैक्स का भुगतान बिल्कुल लीगल तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, क्योंकि जब वो हेल्थ सेक्टर के अंदर खर्च करेगा तो कहीं ना कहीं उसको टैक्स के अंदर जो है वो रिलीफ मिलेगा। हम लोग बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस की, तो फाउंड किया गया था 24 फरवरी 2009 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई के अंदर और एमडी सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कनपाल जो हैं ये इसके क्या हैं, अभी सीईओ हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। रिसेंटली आपको पता है कि भारत के अंदर फॉरेक्स रिजर्व जो है इसके अंदर कमी आई है, लेकिन कमी कितनी आई है? पहले ये 642.453 बिलियन डॉलर के ऊपर था, लेकिन अब जो है वो कमी हो चुकी है और आ चुका है 633 के ऊपर, है ना। तो ये जो है ये तो है सितंबर का डाटा और ये जो है ये हो चुका है यानी कि दिसंबर का है, वैसे तो 31 दिसंबर का है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि जनवरी के अंदर ये जो है फॉरेक्स रिजर्व इतना पहुंच चुका है। तो भारत के अंदर फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या काउंट होता है? जैसे हम लोग कहें कि गोल्ड जो है वो काउंट होता है, डॉलर जो है वो भी फॉरेक्स रिजर्व के अंदर काउंट किए जाते हैं। और वैसे फॉरेक्स रिजर्व में यदि भारत की रैंक पूछी जाए तो फॉरेक्स रिजर्व में भारत की जो रैंक है वो ओवरऑल 4th है हमारी, है ना। तो सबसे ऊपर कौन है? वो है यूएसए, उसके बाद में सेकंड नंबर पे है रशिया, ठीक है, फिर है चाइना और इसके बाद में फिर जो है वो इंडिया का नंबर आता है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। लेकिन पहले से हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हुआ है। पहले कितना था? पहले था 642 और अब हो चुका है 633 पर। ठीक है,
तो सितंबर के अंदर 642 पे था, अब जो है हमारे पास में कम हो चुका है। यहां पर एक टर्म जो है वो आप लोग को दिखाई दे रही है, वो है एसडीआर। एसडीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के अंदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो करेंसीज हैं उनको काउंट किया जाता है। तो टोटल 5 करेंसीज जो हैं वो उसमें काउंट की जाती हैं। जैसे हम लोग बात करें जापान के येन की, डॉलर है, ठीक है, फिर स्टर्लिंग पाउंड है ना, ये आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। तो और दो कौन कौन सी है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, 5 मैंने टोटल आपको बताई है, ठीक है। एक है रैन मिनबी, है ना, चाइना की कौन सी है, रैन मिनबी। तो कौन कौन सी बता दी है मैंने आपको, डॉलर आपको बता दी है, जापान की रैन बताई है, इसके साथ में पाउंड स्टर्लिंग मैंने आप लोग को बता दी है, इसके साथ में रैन मिनबी आप लोग को याद रखनी है, रैन मिनबी, ठीक है। एक कौन सी रह रही है बताइए, देखिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्र ने हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड जो है इसके चेयरमैन पद पर किनको अपॉइंट किया है, तो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है नवरंग सैनी को, है ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 5 मार्च 2022 को जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, मतलब लगभग 1 साल के लिए इनका कार्यकाल जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो 3 महीने यानी कि 3 महीने के लिए बढ़ाया है, यानी कि इससे पहले भी जो है वो कार्यकाल बढ़ चुका है, तो अभी 3 महीनों के लिए 5 मार्च 2022 तक इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। याद रखना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30 सितंबर 2021 को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है ये रिटायर हो चुके थे, वापस जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है अगले 3 महीने के लिए। तो नवरंग सैनी का नाम आप लोग को याद रखना है। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली के अंदर, फाउंडर है यानी कि फाउंडर कौन है, पार्लियामेंट है इंडिया की, और फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 2016 को। नेक्स्ट देखिए, फास्टैग एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ये तो आप लोग को पता है। तो फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग जो है इसकी समाधान की पेशकश के लिए किस पेमेंट बैंक ने पार्क प्लस के साथ में क्या किया है, रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है, समझौता किया है। किसने किया है, ये जो किया है वो एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। अब देखिए, फास्टैग तो आप लोग गाड़ियों की जो विंड स्क्रीन होती है यहां पर लगा रहता है, और फास्टैग आपके बैंक अकाउंट से अटैच रहता है। लेकिन जो भी पार्किंग फैसिलिटीज होती हैं वहां पर 10 रुपए 20 रुपए में पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन वो जो पेमेंट है उसको भी ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए, डिजिटलाइज ट्रांसफर करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसने क्या किया है, इनिशिएटिव लिया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि दिल्ली मेट्रो जो है वहां की पार्किंग को यूज करने के लिए पेटीएम पेमेंट जो बैंक जो है उसने भी कुछ ऐसा ही इनिशिएटिव जो है वो लिया था, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक और पार्क प्लस ने भारत भर में वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों के लिए फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग सुविधा जो है फैसिलिटीज इसको क्या करवाया है, प्रोवाइड करवाया है। बात करें हम लोग एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इसके एमडी और सीईओ कौन है, अनुभरता विश्वास जो है वो इसके एमडी और सीईओ हैं। हेडक्वार्टर्स कहां है, न्यू दिल्ली के अंदर। फाउंड किया गया था जनवरी 2017 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको जितना स्टार मार्क करें वो कम है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मतलब एआईबी जो है इसके उपाध्यक्ष जो हैं वाइस चेयरमैन वो कौन बनाए गए हैं, तो उर्जित पटेल जो है, जो कि भारत के अंदर पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं 2016 के अंदर, अब उनको एआईआईबी के अंदर वाइस चेयरमैन के पद पे जो है वो अपॉइंट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बिल्कुल छप के आएगा, है ना, तो आप लोग भी इसको क्या कर लेना, अपने दिमाग के अंदर छाप ही लेना। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, और उनको अब 3 साल के लिए, 3 साल का इनका टेन्योर है, 3 साल के टाइम पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, कहां पर, एआईआईबी के अंदर अपॉइंट किया गया है। टोटल वहां पर जिन लीकन जो है वो तो अभी अध्यक्ष हैं, वो तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन 5 जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उनमें से एक कौन है, उर्जित पटेल अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। तो जिन लीकन प्रेसिडेंट हैं, बीजिंग चाइना के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और 16 जनवरी 2016 को जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखिए, वित्त मंत्रालय जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके द्वारा कुछ आंकड़े जो है वो जारी किए गए हैं। उसमें यह बताया गया है कि दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है इसके तहत जो नए बैंक अकाउंट खोले गए थे उनमें कितना जो है पैसा जमा हुआ है, कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हुआ है, तो लगभग ये जो है वो 1.5 लाख करोड़ जो है, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, 18 का डी करेक्ट आंसर होगा।
आपको पता है कि प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है वो 2014 के अंदर खोली गई थी, यानी कि शुरू की गई थी। उसके तहत बैंक जो है इनके अंदर अकाउंट खुलाने की एक कवायद जो है वो शुरू हो गई थी, है ना, कि बैंक के अंदर अकाउंट जो है वो खोले जाएंगे। और इसके तहत लोगों ने क्या किया कि पैसे जमा करना शुरू किए। तो बेसिकली 1.5 लाख करोड़ जो है वो इसमें पैसा जमा हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं दिसंबर 2021 तक के आंकड़े हैं और वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ये जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, तो ये देखना कि सबसे पहले तो बात ये देखिए कि हमारे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो रूरल जो एरियाज हैं वहां पर काफी कम लोगों के पास में अकाउंट्स होते हैं। यदि अकाउंट्स नहीं होंगे तो वो अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे, और वो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर डिजिटल भारत का सपना हम लोग कैसे देख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को समझने की जरूरत है कि सबसे पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट जो है वो होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई फॉर फिनटेक। फिनटेक जो है आरबीआई के विभाग के प्रमुख के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो अजय कुमार चौधरी रहेगा, है ना। अजय कुमार चौधरी, वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अजय कुमार चौधरी जो हैं वो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो ये रहने वाली है, क्योंकि आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है अदर बैंक को, उनके ट्रांजैक्शंस को, और उनके ट्रांजैक्शन की देखरेख जो है वो अब कौन करेंगे? वो करेंगे अजय कुमार चौधरी। इसीलिए इनको क्या किया गया है, इस डिवीजन के अंदर शामिल किया गया है। ये जो है ये नया डिपार्टमेंट ये 4 जनवरी 2022 से एक नया विभाग जो है वो बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यदि हम लोग बात करें, फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और गवर्नर है इसके शक्तिकांता दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भाई आपको सेशन अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है। मैं आप लोगों के लिए हर महीने जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस लाता रहूंगा, लेकिन ये तभी आएंगे जब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जो है वो आंसर करेंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। चलिए, विच बैंक हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया इन द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021। 20 क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। एचडीएफसी बैंक की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। इसी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। प्राइवेट बैंक के अंदर जब भी आप लोग एचडीएफसी बैंक में जाएंगे ना, तो रियलिटी के अंदर उसकी फैसिलिटीज जो हैं वो बड़ी शानदार होती हैं। यानी कि एज ए कस्टमर आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है वहां पर मिलता है। आप लोगों से पूछते हैं कि आप किस काम के लिए आए हैं, क्या आपको काम करना है, लेकिन वहीं पे हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं, किसकी तरफ? गवर्नमेंट बैंक की तरफ। तो वहां पे सिनेरियो कुछ और होता है ना। तो चलिए खैर उस तरफ हम लोग नहीं बढ़ेंगे। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक जो है इसको सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि PWM एक धन प्रबंध पत्रिका है, यानी कि एक मैगजीन जो है उसके द्वारा ये सूचना जो है वो पब्लिश की गई है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताता हूं। जितने भी कॉर्पोरेट्स जो हैं उनके लिए जो है वो CSR काफी इंपॉर्टेंट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत जितना भी उसने पिछले 3 साल के अंदर कमाया है, 3 वर्षों के अंदर जो कमाया है, उसका प्रॉफिट का 2% जो है वो CSR के अंदर खर्च करता है। मतलब सामाजिक कार्यों में, सोशल जो वेलफेयर है उनके ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है। और उनके अंदर HDFC बैंक जो है ये काफी ज्यादा खर्च करता है। मतलब ये पूरा जो है वो पे करता है, छुपाता नहीं है ना। चलिए, HDFC बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स है मुंबई के अंदर। CEO हैं इसके शशिधर जगदीशन। फाउंड किया गया था अगस्त 1994 में। चेयरमैन है कौन? अतानु चक्रवर्ती, है ना। तो HDFC बैंक के बारे में तो आप लोग को बहुत अच्छे से जान लेना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी जो है इसका यूज आजकल बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन नेट बैंकिंग के भुगतान के लिए जब बायोमेट्रिक सिस्टम किया जाएगा तो रिसेंटली मिंकासू पे, है ना, ये कि आप लोग देख रहे हैं मिंकासू पे, और किस बैंक के साथ में रिसेंटली जो है वो टाइप किया गया है इस पूरे प्रोसेस के लिए? तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक और मिंकासू पे जो है इन दोनों के बीच में टाइप किया गया है। ये दोनों साथ भागीदारी के साथ काम करेंगे ताकि फेस आईडी और फिंगरप्रिंट जो है इनको क्या किया जा सके, इनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो
जैसे आप लोग वन टाइम ओटीपी जो है वो भी आप लोगों के लिए जरूरत पड़ती है, पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो इनकी उपयोग के बिना केवल फेस आईडी मतलब आपके चेहरे के जो डायमेंशंस हैं इनको ही पूरा कवर करते हुए इनको ही जो है वो अच्छे से बेसिकली एक मशीन होती है जो कि आपके चेहरे के सारे डायमेंशंस जो है इनको कवर कर लेती है, पढ़ लेती है और उसी के आधार पर जो है वो फेस रिकॉग्निशन होता है और आपका पेमेंट जो है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो जहां पर पहले टाइम लग रहा था 50 से 60 सेकंड, वो जो है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा कितने में, 2 से 3 सेकंड्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सिस बैंक की यदि हम लोग बात करें तो फाउंड किया गया था 3 दिसंबर 1993 को 1993 के अंदर। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। चेयरपर्सन जो हैं श्री राकेश मखीजा जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं। एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। ठीक है, और टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, है ना। तो आप लोगों ने सुना होगा चलती का नाम गाड़ी, ठीक वैसे ही है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट देखिए लेजी पे, यानी कि नाम में ही जो है वो लेजी आ रहा है। लेजी पे बाय पे यू फाइनेंस हैज पार्टनर विथ विच बैंक टू लॉन्च लेजी कार्ड, अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बैक बाई ए क्रेडिट लाइन दैट वर्क्स ऑन द वीजा पेमेंट नेटवर्क। तो रिसेंटली जो है क्रेडिट लाइन शुरू की गई है। ठीक है, पेयू फाइनेंस बैंक के द्वारा लेजी पे ने किस बैंक के साथ में जो है वो रिसेंटली समझौता किया है, तो एसबीएम बैंक जो है इसके साथ में रिसेंटली समझौता किया गया है ताकि प्रीपेड भुगतान जो है वो किया जा सके। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार यानी कि आप अभी पे कर देते हैं लेकिन आपके वॉलेट में या फिर अकाउंट में पैसा नहीं है, और जब भी अकाउंट में पैसा आता है तो उसके बाद में वहां से वो डिडक्ट हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो है एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया के साथ में ये साझेदारी की गई है, किसके साथ में, पेयू फाइनेंस के साथ में। ठीक है, चलिए एसबीएम जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 2018 को। हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और सिद्धार्थ राज जो हैं वो अभी क्या हैं, इसके सीईओ और एमडी हैं। नेक्स्ट देखिए इतिरा डेविस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनको रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया गया है किस बैंक का, तो 23 क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इनकी रिसेंटली सीईओ अपॉइंट की गई है इतिरा डेविस। ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। ठीक है, तो इतिरा डेविस का कार्यकाल जो है वो लगभग कितना रहने वाला है, यहाँ पर एक कार्यकाल के लिए, मतलब एक कार्यकाल मतलब 3 साल के लिए जो है वो इनको यहाँ पर चुना गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर। फाउंड किया गया था किसके द्वारा, समित घोष के द्वारा। 1 फरवरी 2017 को इसको फाउंड किया गया था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बड़ा अच्छा काम कर रहा है ना। चलिए विदेशी मुद्रा संकट जो है, यानी कि जो भी फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस जो है उसे निपटने के लिए भारत के द्वारा श्रीलंका को कितनी राशि जो है ये प्रोवाइड करवाई गई है, तो 900 मिलियन यूएस डॉलर जो हैं ये भारत के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। इतनी ह्यूज अमाउंट जो है वो भारत के द्वारा प्रोवाइड कराया है। लेकिन चाइना के अंदर जो है वो फाइनेंस का इतना बड़ा क्राइसिस आया कैसे। आप लोग को पता है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी से जो भी पैसा आता है वो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ब्याज भुगतान में, इंटरेस्ट रेट जो है उसको पे करने के अंदर ही चले जाते हैं। क्योंकि चाइना ने श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा जो पोर्ट है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा खर्च कर दिया है कि श्रीलंका जो है उसके इंटरेस्ट रेट को चुकाने में भी काफी ज्यादा विफल रहा है। इसीलिए श्रीलंका ने जो है वो भारत के साथ में एक डील की और भारत से क्या लिए हैं, 900 मिलियन डॉलर जो है वो वित्तीय सहायता भारत के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका इंपैक्ट ये हुआ है कि श्रीलंका के पास में अब केवल यानी कि आज के दिन से केवल 12 दिन का ही सामान बचा है। मतलब वो केवल 12 दिन तक ही क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। इसके बाद में उसका सारा पैसा जो है वो खर्च हो जाएगा। तो श्रीलंका के ऊपर अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म होने वाला है। केवल 12 ही दिन का जो है वो अब उसके पास में सामान बचा है। तो चाइना की जो है बीआरआई इस प्रोजेक्ट से बच के रहना है, क्योंकि 2013 के अंदर ये शुरू हुआ था और 2049 तक ये चलने वाला है, जब चाइना अपने स्वतंत्रता के 100 वर्ष जो है वो कंप्लीट करेगा। अच्छा, ये जो है ये किसके द्वारा बताया गया है, वॉशिंगटन के अंदर एक एजेंसी है उसके द्वारा एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई और उसमें बताया गया कि श्रीलंका जो है वो चाइना के ट्रैप में फंसने वाला दूसरा सबसे बड़ा जो है
वो क्या बन गया है, शिकारी बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीलंका जो है इसकी कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनीपुरी कोटे इसकी कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे और प्रेसिडेंट कौन है, गोताबाया राजपक्षे, दोनों भाई हैं, है ना। तो करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपीज जो है वो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पेमेंट बैंक भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी यानी कि यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेनिफिशियरी बैंक जो है वो बन चुका है। तो 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटीएम की यदि हम लोग अभी बात कर ही रहे थे, विजय शेखर शर्मा जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार लगाए जाएं वो कम है ना। चलिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है इसने सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट्स किए हैं और सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट करने वाला कौन सा बैंक बन चुका है, पेटीएम। जब भी हम लोग दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, किसी भी सामान को लेने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे मुंह पे जो नाम आता है वो पेटीएम है क्या, है ना, यही तो निकलता है। फोन पे के बारे में बाद में पूछते हैं, पेटीएम है क्या, है ना, सबसे पहले यही निकलता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 926 मिलियन जो है इससे अधिक यूपीआई लेन देन जो है वो किए गए हैं और देश का पहला जो है वो बेनिफिशियरी बैंक बन चुका है। ठीक है, चलिए, विजय शेखर शर्मा जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। एमडी और सीए कौन है, सतीश कुमार गुप्ता। हेडक्वार्टर्स हैं नोएडा यूपी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इंडिफी, है ना, इंडिफी टेक्नोलॉजीज हैज कोलैबोरेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं, छोटे व्यापारी जो हैं, इनको डिजिटल क्रेडिट की सुविधा प्रदान करने के लिए रिसेंटली जो है वो गूगल पे ने एक इनिशिएटिव लिया है। लेकिन यहां पर आपको इसको समझना जरूरी है। क्या समझेंगे इसके अंदर कि आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सुनी होगी। मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं लेकिन आप फिर भी जो है वो पेमेंट करना चाहते हैं, उसको क्रेडिट करने के लिए क्या है, गूगल पे ने रिसेंटली छोटे व्यापारियों के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो गूगल पे क्या करेगा, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराएगा छोटे व्यापारी को, स्मॉल ट्रेडर जो हैं उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि उनका तत्काल जो है वो भुगतान किया जा सके। ठीक है, तो रिसेंटली किसने, गूगल पे ने जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है इंडिफी टेक्नोलॉजी के साथ में। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि स्टार्टअप डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाएगा। भैया छप के आएगा ये जो है वो सीधा का सीधा आपके पेपर में जो है वो ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आएगा। 16 जनवरी ये डेट आप लोग याद रखना। क्यों स्टार्टअप दिवस इस दिन, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसीलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 16 जनवरी 2021 को 2021 में वैक्सीनेशन ड्राइव जो है इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। तो 16 जनवरी से तो वो शुरू हुई थी। ठीक है, इसीलिए स्टार्टअप दिवस जो है वो भी कब आता है, 16 जनवरी को आता है। लेकिन ईयर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, ये 2016 आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे पीछे भी आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बाइडन का जिस समय अपॉइंटमेंट हुआ था, जो बाइडन जो थे वो 20 जनवरी 2021 को अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट के पद पे। उससे महज 4 दिन पहले ही हमने वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था और उससे महज 4 दिन पहले ही हम लोग क्या मना रहे हैं, स्टार्टअप डे जो है वो मना रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, है ना, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ना कि आप लोग को सेशन जो है वो कैसा लगा है। देखिए, रिसेंटली विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसका नाम जो है वो बदलकर क्या कर दिया गया है, वैसे ही पहले से ही अटपटा नाम था, अब चेंज करके यश म्यूचुअल फंड जो है इसका नाम कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर नाम बदलने के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में थोड़ा सा पैसा जमा हुआ है, आप उसको शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन आपके पास में नॉलेज नहीं है, तो क्या करेंगे, आप म्यूचुअल फंड में उसको इन्वेस्ट कीजिए। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, लेकिन रिस्क जो है वो इसमें काफी ज्यादा रहती है। और ये नाम जो है वो 12 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ है। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम एंटरप्राइजेस इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री टू गो लाइव विथ यूपीआई ऑटो पे। ऑटो पे यहाँ पे नाम आ चुका है, यूपीआई ऑटो पे। भैया थोड़ा सा बच के रहना। कैसे, रिसेंटली यहां पर जियो जो है इन्होंने यूपीआई जो है इसका ऑटो पे का सिस्टम जो है वो शुरू किया है। कैसे किया है,
जैसे मैंने भी आप लोग को बताया भी था कि कुछ जो है वो रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं, हर महीने जो है वो आपको मोबाइल का पेमेंट करना पड़ता है, बिजली का बिल जो है ये पे करना पड़ता है, आपके गैस सिलेंडर्स हैं इनका पे करना पड़ता है, बहुत सारे बिल हैं, आपके इंटरनेट का है, ब्रॉडबैंड का है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब जो है आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम जो है हो जाए और आप लोगों को केवल उसका मैसेज आए कि पेमेंट जो है वो सर हो चुका है ना, आपको करने की जरूरत नहीं है, लास्ट डे खत्म होने से पहले ही जो है वो पेमेंट हो चुका है। बेसिकली बिल जनरेट जिस दिन होता है ना उसी दिन वो पेमेंट हो जाता है, लास्ट डेट का भी इंतजार नहीं कर सकते, है ना, इंतजार जो है वो नहीं होता है, उसी दिन पेमेंट हो जाता है। तो जियो ने रिसेंटली ये पहली बार जो है यूपीआई ऑटो पे इसको शुरू किया है, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई और रिलायंस जियो ने ये घोषणा की है कि ये जो है इनिशिएटिव इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है क्लिक पे के नाम से। पहले तो क्या था कि उसमें कस्टमर जो है उसकी अप्रूवल नहीं ली जा रही थी, सीधा जो है वो पेमेंट किया जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि क्लिक पे मतलब एक क्लिक जो है वो किया जाएगा, उस क्लिक करने के बाद ही आपके जो मंथली पेमेंट्स बिल हैं, ऑनलाइन बिल जो हैं वो पे किए जाएंगे। तो ये फैसिलिटी जो है क्लिक पे की, तो क्लिक कहां पे करेंगे, मोबीक्विक पे करेंगे। तो क्विक पे करेंगे क्लिक, है ना, इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिए कि क्विक पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो मोबीक्विक जो है ये किसके लिए है, इसने लॉन्च किया है क्लिक पे को, ठीक है, ताकि जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो आपका पेमेंट होगा, यानी कि आपसे पूछ के पेमेंट करेगा, बिना पूछे नहीं करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, समझ चुके हैं आप लोग इस चीज को। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन, है ना। तो CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ किस बैंक ने जो है वो IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड जो है वो जीता है। यहां पर एक बार आप लोग फुल फॉर्म जो है वो आप लोग देख लीजिए। CRM की फुल फॉर्म क्या होती है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमको जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन करना है। तो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जो है इसका सॉल्यूशन करने के लिए ही जो है IBS इंटेलिजेंस बैंक ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड जो है वो दिया गया है। किस बैंक को दिया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, एक्सिस बैंक, है ना। तो एक्सिस बैंक और यहाँ पर CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है, इन दोनों को ज्वाइंट जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अच्छे से याद रखना है इसको, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया भर में जितने भी ग्लोबल बैंकर्स हैं और IT एडवाइजर्स हैं उनके लिए सबसे प्रमुख जो पुरस्कार रहता है वो यही पुरस्कार रहता है, जिसका नाम है क्या, CRM, यानी कि CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है इसने ये पुरस्कार एक्सिस बैंक के साथ में जीत लिया है। नेक्स्ट देखिए, अंकटार जो है इसकी एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई है। उसमें यह बताया गया है कि भारत का FDI जो है वो कितना परसेंट गिर चुका है। तो भारत का FDI जो है वो 26% जो है वो पहले से गिरा है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए दो तरीके का होता है, एक तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI होता है, यानी कि बाहर से जो पैसा आएगा, और एक होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। FDI में जो है वो जरूरत पड़ती है परमिशन लेने की, आप जब रजिस्टर होंगे तभी आप लोग इसमें खर्च कर पाएंगे। और जब भी FDI खर्च होता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। और FII जो है इसमें कोई खासी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, शॉर्ट टर्म के लिए जब इन्वेस्टमेंट होता है तो FII के थ्रू किया जाता है। FDI में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पर भी खर्च किया जाता है, लेकिन FII के अंदर ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च नहीं किया जाता है। इसमें केवल जितना भी फाइनेंस सर्विसेज है ना, शेयर मार्केट है, उस पर ही खर्च किया जाता है। तो 26% FDI जो है वो गिर चुका है। भारत के पास में सबसे ज्यादा जो FDI आता है वो सिंगापुर, मॉरिशियस, इन देशों से सबसे ज्यादा क्या आता है, FDI आता है। और सबसे ज्यादा किस स्टेट में आता है, तो आप लोग को याद रखना है महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा FDI जो है वो क्या होता है, उसका इनफ्लो होता है। चलिए अच्छा, दो रूट भी आप लोगों ने सुने होंगे, दो रूट है, एक तो बॉम्बे रूट है, एक है दिल्ली रूट, ठीक है, यानी कि एक तो ऑटोमेटिक रूट है और एक गवर्नमेंट का रूट है। ऑटोमेटिक रूट हम लोग किसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग बॉम्बे रूट को भी, जहां पर विदाउट एनी परमिशन जो है, यानी कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए उसके बाद में जो है आप लोग परमिशन ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली रूट से यदि इन्वेस्टमेंट आएगा तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ही FDI जो है वो इन्वेस्ट हो पाता है। और FDI जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट की फील्ड भी दो निर्धारित किए गए हैं, एक तो है ब्राउन फील्ड और एक है कौन सा, ग्रीन फील्ड।
तो ब्राउन फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट वो होता है जहां पर पहले से ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एयरपोर्ट जो है वो पहले से ही निर्मित है, उसको यदि रीफर्निश करना है, उसको वापस से चलाना है, तो उसको कहा जाएगा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और यदि मान लीजिए एयरपोर्ट बिल्कुल न्यू डेवलप करना है तो उसके लिए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ऑप्टिमम हेज रेशियो फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग एज पर आरबीआई पेपर्स। ठीक है, तो कितना परसेंट जो है, कितने प्रतिशत पर बाहरी वाणिज्यिक उधार जो है वो अभी है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 63%। तो 63% जो है ये हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी बाहर की कॉमर्शियल जितनी भी एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो बाहरी वाणिज्यिक उधार जो है वो कितने प्रतिशत पर है, अभी 63% पर है। इतना उधार जो है वो बाहर की वाणिज्यिक संस्थाओं से लिया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में फर्मों के द्वारा उठाए गए बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए जो मैक्सिमम जो रेशो है वो कितना है, 63% जो है वो अनुमानित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पेटीएम हैज पार्टनर विथ विच कंपनी टू प्रोवाइड क्रेडिट प्रोडक्ट्स टू मर्चेंट पार्टनर्स एंड कंज्यूमर्स। रिसेंटली पेटीएम ने मर्चेंट पार्टनर्स और उपभोक्ताओं को उधार प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है। तो रिसेंटली जो है वो यहां पर आप लोग नाम देखिए, फुलट्रॉन जो है ना, फुलट्रॉन जो है, फुलटॉन है ना, थोड़ा सा आप लोग प्रोनाउंसिएशन को देख लीजिएगा, इसके साथ में जो है वो साझेदारी की गई है। तो फुलरटन जो है इसके साथ में साझेदारी की गई है। और 197 कम्युनिकेशन, ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही है किसका है। ठीक है, ये किसका है, ये पेटीएम का है। तो 197 कम्युनिकेशन जो है इन दोनों के बीच में साझेदारी हुई है। ने व्यापारिक भागीदारों और उपभोक्ताओं को उधार उत्पाद प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की क्या की है, घोषणा की है। ठीक है, इनका टारगेट क्या है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको फुल पेमेंट जो है वो किया जाए, इसके साथ में जो भी लोन की फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएं जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट देखिए, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट ऑफरिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 15 बेसिस पॉइंट्स, है ना। तो 15 बीपीएस जो है वो किसके द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी हम लोग देख रहे थे ना इतिरा, है ना। इतिरा क्या है, इसी के नए जो है वो सीईओ अपॉइंट की गई हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2018 के अंदर। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है, जो उज्जीवन एसएफबी के द्वारा प्रदान की जाने वाली नियमित सावधि, मतलब एक बेसिकली टाइम पीरियड के अंदर जो है वो जमा दरों की तुलना में 15 आधार अंक जो है वो क्या है, अधिक है। नेक्स्ट देखिए, एआईआईबी इन्वेस्टमेंट ने उभरते एशिया के लिए सेवा के लिए डेटा सेंटर में विकास के लिए कितना जो है वो निर्धारित किया है। यहां पर जो है वो इमर्जिंग एशिया के लिए एआईबी के द्वारा उर्जित पटेल जो है वो यहां पर उपाध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट हैं। 36 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 150 मिलियन जो है वो निर्धारित किया गया है, ताकि जो सर्विस सेक्टर है इसमें एशिया के जो भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनमें क्या किया जा सके, इन्वेस्टमेंट किया जा सके एआईआईबी के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है, एक बहुपक्षीय विकास बैंक है ना, यानी कि काफी सारे बैंक जो हैं, काफी सारी कंट्री जो हैं उनका इसके अंदर पार्टिसिपेशन है। तो 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो एशिया के जितने भी उभरते कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और आप लोग को पता भी है कि एआईआईबी जो है इसके अंदर संस्थापक के रूप में, सदस्य के रूप में शामिल हुआ था कौन, इंडिया। उर्जित पटेल का तो आप लोगों को नाम याद रखना ही है, वहां पर उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हैं। टोटल 5 जो हैं वो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का किस बैंक के साथ में जो है वो विलय कर दिया गया है। तो ये मर्जिंग वाले क्वेश्चन जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसके साथ में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है इसको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग को याद रखने हैं, कौन सा बैंक जो है वो किस में मर्ज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, आईएमएफ के अकॉर्डिंग भारत के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 जो है इसमें भारत की जीडीपी विकास दर जो है वो कितनी निर्धारित की गई है। पहले आईएमएफ ने 9.5 जो थी वो निर्धारित की थी, लेकिन अब जो है उसको कम कर दिया है, 9% जो है ये इसको कर दिया है। ठीक है, तो आईएमएफ ने पहले ज्यादा बताई थी, अब क्या कर दिया है, इसके अंदर
कम कर दिया है। तो बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है इन दोनों को जुड़वा संस्थाएं जो है वो कहा जाता है, क्योंकि 1945 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जिसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। तो आईएमएफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसी रिपोर्ट के अंदर भारत की जो वृद्धि दर है वो घटाकर 9% जो है वो बताई गई है। पहले ये कितनी थी? 9.5% थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्योक्यू के साथ में गठजोड़ करके एक फिनटेक वॉच जो है डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? फिनटेक वॉच मतलब एक ऐसी वॉच जिसको आप लोग यदि पीओएस मशीन के पास में लेके जाएंगे, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, ये फुल फॉर्म जो है आप लोग याद रखना, पॉइंट ऑफ सेल जो है इस मशीन के पास में लेके जाएंगे, जिसको आप लोग नॉर्मल जनरल लैंग्वेज के अंदर स्वैप मशीन कहते हैं। जैसे उसके पास में लेके जाएंगे तो आपका पेमेंट जो है वो बिना किसी पिन नंबर के हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिनटेक वॉच जो है डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है गोक्यू के द्वारा। ठीक है, तो किसके साथ में समझौता किया गया है? तो यहां पर सिटी यूनियन बैंक जो है इसके साथ में समझौता किया गया है। बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, मतलब आपकी जो वॉच है केवल वही काम करेगी। तो जैसे ही आप लोग इसको पीओएस मशीन के पास में लेके जाएंगे तो आपका भुगतान जो है, पेमेंट जो है वो होने लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ पे लिमिट जो है वो भी बताई गई है कि 5,000 रुपए से अधिक के भुगतान के लिए ग्राहक को अपना पिन जो है वो टैप करके ही दर्ज करना होगा। मतलब 5,000 रुपीज के नीचे ही जो है वो इससे पेमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एयर इंडिया को टाटा सन्स ने किस सौदे की कीमत पर जो है अधिग्रहित कर लिया है? रिसेंटली आपको पता है कि महाराजा जो है वो लौट चुका है। महाराजा इन द सेंस कि एयर इंडिया जो है वो लौट चुका है और टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ में इसको वापस से क्या कर लिया है? इसको एक्वायर कर लिया है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि एयर इंडिया के नए जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, सीईओ जो अपॉइंट किए गए हैं, वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो मुझे देना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर 18,000 करोड़ के अंदर जो है वो एयर इंडिया वापस से शामिल हो चुका है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दी जाएगी दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। इसके लिए क्विज जो है वो भी अपलोड किया जाएगा इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप लोग को जो है वो ज्वाइन करना है। ठीक है, चैनल को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को। लेकिन मुझे जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप लोग करेंगे। और सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, है ना, सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। और मुझे जरूर बताना कि आप लोगों के लिए फरवरी जो है बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेशन है वो कब लाया जाए। जल्दी जो है वो आप लोगों के सामने उपस्थित किया जाएगा। ठीक है, स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लाता रहेगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन पूरे सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।